आजकल सभी को बीमारी है। बच्चे पैदा होते ही बीमारी लेकर पैदा होते हैं। क्या ग्रह और कुंडली इसमें अपना असर दिखाती है या कौन सा ऐसे ग्रह है जो बीमारी पैदा करती है? इसके उपाय क्या हैं और इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये पॉडकास्ट किया जा रहा है। स्वागत है आपका मोड़ धरोहर चैनल में। हमारे साथ है गुरुदेव पोखराज साहू जी, जो कि वैष्णवी ज्योति संस्था के संस्था प्रमुख है। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। तो गुरुदेव, आजकल सभी को बीमारी है, तो क्या कुंडली और ग्रह से हम बीमारी के बारे में जान सकते हैं या कितना % ग्रह और कुंडली असर दिखाती है हमारे जीवन में? बिल्कुल, कुंडली के अंदर सभी ग्रह अलग अलग बीमारी के कारक होते हैं और कुंडली के अंदर आज की डेट में जब हम देखें तो बच्चों के कुंडली के अंदर ज़्यादातर चंद्र ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण योग ऐसे योग दिखाई देते हैं और यही कारण है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती जा रही हैं और उसका प्रमुख कारण ये दोष ही हैं जिनके कारण अलग अलग बीमारी के रूप में ये बदलते जा रहे हैं। आज की डेट में बच्चों को जो बचपन से जन्म लेते हैं, यहाँ तक के जो गर्भ के अंदर भी रहते हैं, उनको भी कोई ना कोई अंग की खराबी या बीमारियाँ पेट के अंदर से ही शुरू हो जाती हैं। उसका मुख्य कारण होता है ये ग्रह जो इन लोगों के ऊपर अपना असर दिखाते हैं। मुख्य कारण होता है बीमारी का, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिस भी ग्रह के द्वारा पीड़ित हो उसके कारण ही वो अलग अलग बीमारियों का जन्म करवाता है। जैसे मंगल राहु के साथ मिल जाए तो वो सिर से जुड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करता है। वो केतु के साथ मिल जाए तो वो आँखों के अंदर और नाखूनों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है। उसके बाद है आज के डेट में देखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होना, ये भी लगातार चल रहे हैं। ये भी मंगल और केतु के मेल के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद है आँखों का ख़राब हो जाना, बहुत जल्दी लोगों को चश्मा लग जाना। ये सारी बीमारियां भी मंगल के साथ जब सूर्य का मेल होता है तो वहाँ पे अपन देख सकते हैं। वैसे ही मंगल के साथ जब बुध ग्रह मिल जाए तो आज की डेट में जो पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज और बहुत सारी बीमारियां जो नस से संबंधित हैं, वो सारी बीमारियां मंगल और बुध के कारण हो रहे हैं। एक इंसान को कुंडली देखने नहीं आता, लेकिन अगर वो बीमारी बता दे और उसके बाद उन लक्षणों के अनुसार कुंडली के अंदर देखें इन ग्रहों को, तो ये ग्रह उसके कुंडली के अंदर स्पष्ट दिखाई देंगे कि ये ग्रह उसके कुंडली के अंदर खराब है। और जिस भी व्यक्ति को बीमारियां समझ नहीं आ रही हो कि उनको बीमारी क्या है या इलाज करके थक चुके हैं, उनके लिए ग्रहों का जांच कराना कुंडली के अंदर, ये उनके लिए बहुत मददगार हो सकता है उनके समस्या को ठीक करने के लिए। तो ऐसा कोई ग्रह है जो असाध्य बीमारी दे सकता हो या ऐसा कोई ग्रह है जिसके बारे में, बीमारी के बारे में हमें पता ही ना चले? हाँ, कुंडली के अंदर एक ऐसा ग्रह है केतु, जिसको आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर सही से समझ नहीं पाता, क्योंकि वो हर ग्रह के साथ मिल करके अलग अलग बीमारियों को पैदा करता है। और केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसके बीमारी को डॉक्टर समझ नहीं पाते। वो लोग अलग अलग इलाज, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग टेस्ट करवाते जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी को पकड़ में नहीं ला पाते। तो ये केतु के कारण ही होता है कि डॉक्टर है वो उस बीमारी को पकड़ नहीं पाता। और असाध्य बीमारी की बात है तो असाध्य बीमारी है वो सभी ग्रह दे सकते हैं, लेकिन उसका मेल अगर मंगल और शनि के साथ हो तभी ये असाध्य बीमारी के रूप में बदलते हैं। जैसे मंगल शनि के साथ बुध मिल जाए तो वो ऑर्गन्स के अंदर कैंसर बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही अगर मंगल और शनि के साथ गुरु मिल जाए तो वो सीने से जुड़े एरिया में कैंसर का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जो असाध्य बीमारी के रूप में बदल जाता है। उसमें एक अपवाद ये है कि मंगल और शनि के साथ जब शुक्र मिल जाए तो वो असाध्य बीमारी तो देता है लेकिन कैंसर नहीं देता। जैसे असाध्य बीमारी में एड्स है और स्किन के रोग हैं जो कभी ठीक ना हो पाए, इन सब को ये शुक्र के साथ मिल करके देते हैं। तो जब भी कुंडली में अपन देखें तो मंगल और शनि, इन दोनों ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बीमारी को किस तरीके से बढ़ेगा, कहाँ पे इसका अपन निवारण कर सकते हैं, ये कुंडली के अंदर स्पष्ट इन दोनों ग्रहों से देखा जा सकता है। जब भी हम बीमारी को देखते हैं तो बीमारी देने वाले ग्रह और उसके रोकने वाले ग्रह दोनों कुंडली के अंदर मौजूद होते हैं।
जैसे कि बीमारी से मेडिकल लाइन के अंदर अगर देखा जाए तो बीमारी से लड़ता है खून, और खून का जो कनेक्शन होता है वो मंगल ग्रह से होता है, क्योंकि मंगल है वो लाल रंग से कनेक्शन रखता है और खून का भी रंग लाल होता है। वैसे ही बॉडी के अंदर एक और खून होता है जिसको बोलते हैं सफ़ेद खून, श्वेत रक्त कणिका, जिसको WBC के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी के अंदर जितने अधिक मात्रा में होते हैं उतने ही बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। लेकिन किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो उस व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो इंसान बीमारी से लड़ नहीं पाता। इसी कारण से जब भी कुंडली में मंगल या शुक्र ये कमज़ोर हो जाए तो इन दोनों ग्रहों के उपाय, इन दोनों को ताकत देने वाले उपाय हमें तुरंत करना पड़ता है जिससे ये बीमारी से लड़ पाए। जैसे बॉडी के अंदर डॉक्टर बताते हैं कि WBC और RBC बीमारी से लड़ते हैं, और यही अगर कमज़ोर हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो चुका है। लेकिन ज्योतिष के अंदर इसी में देखा जाए तो उस व्यक्ति का शुक्र और मंगल बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसे आज के डेट में कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु के नाम से डराता है। लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ज्योतिष एक अलग विषय है जिसको इंसान आधा जानकारी रख करके उसको ऐसे ही तुक्का मार करके उसको बताता है, और इंसान इसी कारण ज्योतिष के अंदर से विश्वास को घटाता जा रहा है, क्योंकि उसको उतना नॉलेजमेंट नहीं है, फिर भी वो ज्योतिष का काम करना शुरू कर देता है। तो आप जब भी इन बीमारियों से ग्रसित हैं, आपको ट्रीटमेंट कहीं मेडिकल लाइन के अंदर या कहीं पे सही से इलाज नहीं हो पा रहा है तो एक बार ज्योतिष के अंदर सलाह बिल्कुल लेना चाहिए, ताकि वो मार्गदर्शन जिस हिसाब से करे उस हिसाब से आप मेडिकल लाइन को साथ लेते हुए अपने ज्योतिष के उपाय अगर करें तो वो व्यक्ति तुरंत उस बीमारी से रिलीफ होना शुरू हो जाता है। बहुत सभी का प्रश्न आता है कि अगर हम उपाय करें तो क्या हमें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा या मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा, तो उसका आंसर? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भगवान राम थे, लक्ष्मण थे, उनको भी जब शक्तिवान लगा तो उस समय भी हनुमान जी साथ थे, चाहते तो वो ठीक कर सकते थे, वो तो भगवान है, लेकिन उनको भी संजीवनी बूटी का ज़रूरत पड़ा। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को मेडिकल के अंदर ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आज वैज्ञानिकता की तरफ इंसान बढ़ रहा है, अभी विज्ञान का युग है, और इंसान को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि कम से कम आप मेडिकल लाइन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन वो दवाइयाँ अगर सही काम नहीं कर रही तो उनका कारण क्या है। तो आप सबसे पहले एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, क्योंकि मैं जहाँ तक अभी छत्तीसगढ़ में हूँ उस चीज़ से मैं अभी तक इधर उधर सारी चीज़ों को देखा हूँ कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स कम हैं, और एस्ट्रोलॉजर कम होने का कारण वो लोग सही से उस चीज़ को पहचानना नहीं या प्रेडिक्ट नहीं कर पाना, या लोग हैं वो ज़्यादातर अंधविश्वास के अंदर भागते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर जो वैज्ञानिकता के साथ उस चीज़ को जोड़ करके समझाए तो इंसान बिल्कुल ज्योतिष को समझेंगे और अपना इलाज वैज्ञानिकता के साथ मेडिकल लाइन को साथ लेते हुए अपने ज्योतिष के उपाय करके इस बीमारी से मुक्त हो सकता है। और सिर्फ ज्योतिष के उपाय से ही वो बीमारी ठीक हो ऐसा नहीं है, आपको मेडिकल लाइन की सहायता और ज्योतिष के उपाय ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके हिसाब से उपाय एक एंटीबॉडी टाइप का काम करता है, हाँ, एंटीबायोटिक टाइप का काम? बिल्कुल, उसका एक मददगार है। जैसे कि हम बॉडी के अंदर दो अभी उदाहरण जस्ट दे करके हटा कि एक श्वेत रक्त कणिका होता है और एक लाल रक्त कणिका होता है। आप मेडिकल लाइन को लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को उसमें जोड़ दिया जाए तो उसको वो ताकत मिल जाता है, जिससे वो बीमारी अगर 1 साल चलना है तो वो 1 महीने के अंदर ज्योतिष के उपायों को साथ लेकर के उसको ठीक किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे यज्ञ होते हैं जैसे कि रोग नाशक यज्ञ, तो क्या यज्ञ काम कर सकते हैं उपाय के तरीके से? बिल्कुल, ग्रहों को ताकत देने के लिए उस जगह पहले जो ऋषि महर्षि होते थे वो यज्ञों का सहारा लेते थे। यज्ञ जब होते हैं उस जगह में तो उस यज्ञ के अंदर आप किस मंत्र से वो यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के सामग्री में आप क्या क्या वस्तुएं डाल रहे हैं, जो जो जड़ी बूटी डालते हैं उन सभी चीज़ों को डाल करके आप एक औषधीय गुण उस जगह में तैयार करते हैं। वहाँ का वातावरण देखना, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता है, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ा होता है।
हम लोगों ने अभी कोविड के टाइम जब लगातार दूसरा जो स्टेज चला कोविड का, उस समय जब बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी, कोविड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने ज्योतिष के उपायों के अंदर इस चीज़ को ऐड किया कि आप कैसे ग्रहों के सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। जैसे कि आप कुंडली के अंदर देखें कि बुध, राहु और गुरु, इन सब के खराबी के कारण उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने गुरु के उपाय, बुध के उपाय और राहु के उपाय ये करना शुरू किया। लेकिन एक एक आदमी तक वो सामग्री पहुंचाना या कुछ करना ये संभव नहीं था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का समय था, तो पहुंचाना दिक्कत था उस समय। हम लोगों ने यज्ञ करके उसके एरिए को, जितना बड़ा एरिया रहता था वहाँ पे हम लगातार यज्ञ, और वहाँ पे वो यज्ञ करके उस कोविड के वायरस को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं योगदान देते रहें, ताकि उस जगह से श्वास की जो बीमारी है वो हट जाए। क्योंकि कोविड जो बीमारी था मुख्य रूप से राहु और बुध का कॉम्बिनेशन ही था, जिसके कारण ये बढ़ रहा था। और ये बीमारियां जो हर दशक के अंदर आएंगी ही, और वो ज़्यादातर श्वास से रिलेटेड होंगे। श्वास से रिलेटेड बीमारियां ही ये सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करेंगी। जैसे शुरू में आया स्वाइन फ्लू, जो प्लेग आया था उससे पहले, उसके बाद फिर कोविड आया, अब 10वें दशक जो भी रहेगा दशक में, उसके बाद फिर वो बीमारियां आएंगी। तो उसके लिए यज्ञ है एक औषधीय गुण का काम करता है उस इंसान के लिए, जिसके लिए हम बुध, राहु और गुरु को देख सकते हैं। और यज्ञ बहुत सारे बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी काम करता है। जैसे कि जिस घर में श्वास की बीमारी हो, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, उस जगह में कम से कम महीने में 2 महीने में एक बार वहाँ यज्ञ बिल्कुल करना चाहिए। अगर यज्ञ नहीं करा सकते तो कम से कम रविवार के दिन गायत्री मंत्र से ही सही, लेकिन उनको आहुतियाँ देनी चाहिए। और यज्ञ की सामग्री कैसे बनाएं, किस तरीके से उसको बना करके हम उस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करके पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ हमारी संस्था से राय ले सकते हैं। तो अभी आपने बताया गुरुजी कि कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम राहु और बुध के कारण हुई थी। तो आप बताएं कि बीमारियां तो हर ग्रह देते हैं, लेकिन राहु और बुध ही क्यों कोविड के टाइम में बहुत बीमारी ले रहे थे? क्योंकि राहु और बुध का वो गोचर काल जो चल रहा था, तो उस समय के अनुसार राहु और बुध का उस समय में वो समय जो चलता है उसके अनुसार उसके अलग अलग प्रभाव जो पड़ते हैं। तो उस समय था 2019, 20, 21 के समय में राहु और बुध की एनर्जी पृथ्वी के बहुत नज़दीक थी, वो भी निगेटिव में। क्योंकि एक दशा होती है, एक गोचर काल होता है जब ग्रह अपने अपने दशा दिशा को बदलते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट राहु और बुध का निगेटिव एनर्जी हमारे पृथ्वी के अंदर पड़ रहा था। जहाँ जहाँ इसका असर पड़ रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ ये श्वास की बीमारी के रूप में बदलते जा रहे थे। और मुख्य जगह जो होते हैं, जैसे कि बुध गुरु ग्रह को बहुत ज़्यादा ख़राब करना शुरू कर देता है, राहु भी अपने शत्रु ग्रह के रूप में गुरु को बहुत ज़्यादा ख़राब करना शुरू कर देता है। तो इंसान के अंदर गुरु ग्रह का जो वास होता है वो होता है बॉडी के अंदर सीने के ऊपर, फेफड़े के ऊपर, और इंसान सबसे ज़्यादा फेफड़े की बीमारी से उस समय ग्रसित था। हर बीमारियों का कारक ग्रह है, लेकिन अलग अलग बीमारियों का है। जैसे कि नस का बीमारी बुध से रिलेट करता है, राहु की बीमारी सिर से रिलेट करता है, आँखों की बीमारी सूर्य से रिलेट करता है, और सीने की बीमारी जिसमें हार्ट का एरिया होता है वो सूर्य से जुड़ा होता है, लेकिन फेफड़े की बीमारी गुरु से जुड़ा होता है। पेट की बीमारी होता है वो मंगल और बुध से रिलेट करते हैं। वैसे ही हर ग्रहों का अलग अलग अंगों के ऊपर अपना असर होता है। इसी कारण उस समय जब बुध और राहु की एनर्जी हमारे धरती के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पड़ रही थी, तो वो कोविड का समय था, और ये हर दशक के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। तो आप ज्योतिष के माध्यम से उन चीज़ों की गणना करके कि कौन से ग्रह हैं जो इस समय आपकी बीमारी का कारक बन रहे हैं, उसके निगेटिव ऊर्जा को उस इंसान के बॉडी से दूर कर दिया जाए, और उसके शत्रु ग्रह जो हों, जैसे कि बुध और राहु के शत्रु ग्रह, तो उसको अपने ऑरा मंडल के नज़दीक ला लिया जाए, तो वो बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जैसे उस समय हम लोग कोविड से लड़ रहे थे, उस समय हम लोग का मुख्य था कि हम बृहस्पति की ऊर्जा को अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिव में बदलें। तो
केसर एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग उस समय पानी में डाल करके पीना शुरू कर रहे थे। उसके 5 मिनट बाद उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल तत्काल बढ़ना शुरू हो रहा था, जिनको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुका था। उसके बाद उसके शत्रु ग्रह मंगल और राहु के कौन हैं? बुध और राहु के जो शत्रु ग्रह हैं वो है मंगल। तो मंगल की ऊर्जा को बॉडी के अंदर बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जो नहाने की पानी है उसके अंदर सौंफ डलवा करके उसको उबालते थे और सौंफ के पानी से उस व्यक्ति को नहलाते थे ताकि उसको कोविड के जो वायरस हैं उसके बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर सके। इन दोनों उपायों से हम लोगों ने कई लोगों की जान उस समय बचाया है जो आज के समय में ठीक हैं और जीवित हैं। तो ये हम ग्रहों की ताकत को उसके पापी ग्रहों की ऊर्जा से जोड़ दिया जाए, उसके शत्रु ग्रह से जोड़ दिया जाए तो हम उन लोगों को बचा सकते हैं जिनको ये समस्या चल रही हो। तो इसलिए उस समय बुध और राहु की एनर्जी पृथ्वी के नज़दीक थी, इसलिए उस समय वो बीमारियां थी। कल की डेट में अगर अन्य ग्रह ऐसे ही खराब दशा में पृथ्वी के नज़दीक आए तो वो बीमारियां भी फिर से शुरू होना शुरू हो जाएंगी जो उन ग्रहों से रिलेट करेंगे जो पृथ्वी के नज़दीक हो। जब आप बड़ी बीमारियों के बारे में बता रहे थे तो मैंने सबसे ज़्यादा नाम मंगल, शनि और शुक्र का ही सुना। तो क्या कोई ऐसे उपाय है जो सभी इंसान रोज कर सकते हो या हफ्ते में एक बार कर सकते हो जो उन्हें ये सब बीमारियों से दूर रखे? हम लोग ने सुना है कि पहले के लोग घी खाते थे, आज के डेट में ज़्यादातर लोग घी का उपयोग नहीं करते और शुक्र की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो घी के अंदर है। और वो इंसान अगर घी खाना शुरू करे जिसको वो चीज़ सूट करता हो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सूट करता है फिर भी वो थोड़ा सा उसके गंध के कारण खाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घी खाना शुरू करे तो वो बीमारियों से 80% तक बच सकता है, ये उसके खाने के अंदर ऐड हो तो। उसके बाद बाहरी उपायों के अंदर बरगद पेड़ के अंदर दूध, पानी, शक्कर डाल करके गीली मिट्टी का तिलक अगर माथे के ऊपर लगाए तो वह व्यक्ति मंगल, सूर्य, शुक्र, गुरु इन सभी की एनर्जी और चंद्रमा की एनर्जी को लेकर के अपने मन को शांत, अपने स्वास्थ्य को ठीक, ये सारी चीज़ें कर सकता है। साथ ही साथ शनि की एनर्जी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है जब वो बरगद पेड़ के अंदर ये उपाय करना शुरू करते हैं। और बॉडी के अंदर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर हो चुकी है तो ऐसे व्यक्ति को घी कम से कम सुबह रोटी के साथ या दाल के साथ जैसे भी खाना चाहे उनको खाना चाहिए, जिससे उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर अपने बॉडी के अंदर वो चेंजेस देखेगा। उसके साथ साथ शनि ग्रह के जो शत्रु ग्रह हैं वो सूर्य, और सूर्य के वस्तुएं क्या है? शिलाजीत, तेज पत्ता। अगर खाने के अंदर वो तेज पत्ते का उपयोग करना शुरू करे तो वो व्यक्ति अपने बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उन ग्रहों के शत्रु ग्रह जो होंगे उसकी ताकत ही आपको बचा सकती है। एक उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि आपका जो शत्रु होगा वो आपके शत्रु के मित्र की ही मदद करेंगे। यानी कि 2 शत्रु एक दूसरे से शत्रुता कर रहे हैं तो एक आदमी अगर अकेला वहाँ पे खड़ा है तो वो एक दूसरे को अपना मित्र बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपसे शत्रुता कर रहा है वो मित्रता नहीं करना चाहेगा। तो उस समय आप उसके शत्रुओं की मदद लें ताकि आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं वहाँ से आप मुक्त हो सकें। गुरुदेव, पहले के टाइम में ज्यादा शनि मंदिर नहीं होते थे, लेकिन आजकल के टाइम में एक ट्रेंड चल रहा है। सब लोग शनि मंदिर जाते हैं शनिवार को और वहां बाहर में ही एक थाली लेते हैं जिसमें तिल, सरसों का तेल और बहुत सारी चीजें रहती है और जाते ही अंदर जाते ही शनि देव में वो तेल चढ़ा देते हैं। तो क्या वो सही है? ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि पहले शनि मंदिर नहीं होते थे। हर देवी मंदिर के बाहर जो भैरव मंदिर हैं वो एक शनिदेव का ही रूप है, क्योंकि पहले के लोग शनि के नाम से जो भी घर के अंदर भीख मांगने के लिए आते थे या जो भी आते थे उनको एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल दान करते थे ताकि उन लोगों के घर में कोई भी समस्या ना आ पाए। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे करके बंद हुई
फिर उस चीज़ को चालू करने के लिए शनि मंदिर का एक रूप दिया गया। शनि मंदिर के रूप में आज पूजा होता है जगह जगह। लेकिन शनि मंदिर के बाहर देखना, सब लोग एक थाल पकड़ के बैठे रहते हैं, उसको लेते हैं, उसको तुरंत चढ़ाते हैं। बल्कि ये सबसे गलत नियम है कि शनिवार के दिन कभी भी शनि की वस्तुएं लिया नहीं जाता। वो व्यक्ति जाता है वहाँ पे एक थाली पकड़ता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी थाली मिले उसको पकड़ता है, उससे कील निकालता है, चढ़ाता है, उससे सरसों तेल चढ़ाता है। बल्कि शनिवार के दिन उसकी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम शनि की वस्तुएं खरीदते हैं वो हमारे साथ ही हमारे ऊर्जा के अंदर में वो प्रवेश कर लेता है। इसीलिए सभी लोग, पहले के लोग भी शनिवार के दिन लोहा, तेल, काली उड़द, ये सब चीज़ लेने के लिए मना ही था। और ये आज भी सभी लोग को मना ही रहता है। लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते। वो लोग सबसे सुविधाजनक समझते हैं कि मंदिर के बाहर जाएंगे, वहाँ तो एक थाल सजा हुआ मिलेगा, उसको जाएंगे पकड़ के चढ़ाएंगे। इसके चक्कर में वो भटकते रहते हैं और वो शनि मंदिर जा कर के भी उसका कोई फल उसको नहीं मिल पाता। ये है उसका मुख्य कारण। अगर उनको शनि मंदिर जाना है और वो पूजा करना है तो अपने घर के अंदर वो चीज़ें अन्य दिन ला कर के रखें और उसी को पकड़ के ले जाके वो चढ़ाना शुरू करें। तो देखना उसको 9 शनिवार के बाद ही उसको वो रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होगा जो वो सालों साल शनि मंदिर जाके नहीं मिला है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनको शनि के वस्तुएं उपयोग नहीं करनी है, काले नीले रंग के कपड़े उपयोग नहीं करना है। और शनिवार के दिन कोई भी शनि की वस्तुएं, लोहा, काले कपड़े, उड़द, तेल, इन सब चीज़ों का खरीदारी बिल्कुल नहीं करना है। गुरुदेव, आजकल के ज्योतिष कुंडली देखते ही ये बोलते हैं कि आपके कुंडली में ये योग है, ऐसा योग है या इतनी बड़ी घातक योग है। तो और उसकी शांति करवाने बोलते हैं, ग्रहों की शांति करवाने बोलते हैं। तो उसमें क्या आपका सोच नहीं, आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे और क्या आंसर करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी किसी के भी पास जाते हैं तो सबसे पहले उसे वैज्ञानिकता के साथ समझें। आज के डेट में सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ग्रह हैं, होते हैं, इन सबको जानते भी हैं, विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है और विज्ञान के अंदर इनकी पढ़ाई भी होता है। तो व्यक्ति एक डर या एक झिझक का माहौल बना के बैठा है कि आपके साथ ये घटना होगा, आपके कुंडली में शनि दोष है, आपके कुंडली में राहु दोष है। किसी को बोल देते हैं मांगलिक नहीं होते हुए मांगलिक हैं, किसी को बोल देते हैं आपका काल सर्प दोष है, आप यहाँ जाके वहाँ जाके ये कटाक्ष कराओ। तो इन सब चीज़ों का नियम यही है कि आप सबसे पहले एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। आप उस चीज़ को समझिए कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। उसके बाद उन ग्रहों को समझ करके आप उसके हिसाब से सॉल्यूशन करिए। उसके शांति कराने से क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम किस ग्रह के कारण आ रहा है, और वो व्यक्ति जो आपको बता रहा है उनको खुद को पूरी तरह से उन चीज़ों के बारे में पता नहीं कि ये कौन से ग्रह के कारण ये चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले उन ग्रहों को सही से जांचना सीखिए और उन चीज़ों को वो बता रहा है वो सही हैं कि नहीं हैं, उस कुंडली के अंदर अच्छे से उस चीज़ को जांचिए। और उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, कोई शांति कराता है। तो मैं एक उदाहरण में समझाऊंगा कि आप किसी व्यक्ति को कोई मारने के लिए आपको आ रहा है, उसके हाथ में आप तलवार दे देंगे तो वो मारेगा कि और छोड़ देगा आपको। तो वही चीज़ें होता है कि हम जब मंत्र जाप करते हैं तो उन ग्रहों के मंत्र जाप करते हैं जो कुंडली के अंदर खराबी के ऊपर बैठे हो। जैसे शनि खराबी के ऊपर है, आपको शनि दोष है बोलेंगे और क्या करवाते हैं, शनि मंदिर के अंदर बैठा करके उसके मंत्र जाप कराते हैं। तो ये शनि की ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। यही चीज़ें होती हैं कि आप कुंडली के अंदर उस चीज़ों को समझ तो रहे हैं कि आपको शनि का दोष है, लेकिन उसकी ऊर्जा को आप और बढ़ाते हैं। बल्कि आप शनि के शत्रु ग्रह जो हैं उसकी ऊर्जा को उसके बॉडी के अंदर, उसके ऑरा मंडल के अंदर बढ़ाइए ताकि शनि की ऊर्जा कम हो सके। और किसी को राहु की खराबी हो तो राहु की खराबी होने पर फिर क्या बोलते हैं कि आप राहु की शांति कराएं। तो राहु की शांति कराने से क्या वो राहु मंत्र डालने से शांत होगा? नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और बढ़ती है। क्योंकि आप जैसे कोई मंत्र पाठ करते हैं, जाप करते हैं, कोई चालीसा पाठ करते हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उस देवी देवता की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। वैसे ही ग्रहों की ऊर्जा को आप मंत्र के द्वारा बढ़ाते हैं और आप उस ग्रह की शांति नहीं करा रहे, आप उस ग्रह को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह जितने एक्टिव होंगे उतने आपके ऊपर ये नुकसान देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को समझें कि वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं कि फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। आज के डेट में सब पढ़े लिखे हैं, उसका कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि जो भी ग्रह हैं उसकी शांति उसके पापी ग्रहों से हो सकती है, क्योंकि दो विपरीत चीज़ें ही एक दूसरे को रोक सकती हैं। अगर आप सेम वे में जाएंगे तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा नुकसान के ऊपर नुकसान देते जाते हैं। तो कभी भी शनि के दोष अगर आपको हैं, मंगल के दोष हैं, राहु के दोष हैं या कोई भी ग्रहों के दोष हैं, तो उसकी ऊर्जा को मत बढ़ाइए मंत्र जाप करा के, उसके उपाय खुद करिए। और उसके उपाय छोटे छोटे होते हैं जिसको आप खुद से घर के अंदर रह करके कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े मंत्र जाप करा के उस चीज़ के अंदर पैसा ख़त्म मत करिए। तो गुरुदेव जैसे आपने अभी बताया, तो क्या अगर हमें पापी ग्रह परेशान कर रहे हैं तो हम अच्छे ग्रह की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो पापी ग्रह हो या अच्छे ग्रह हो, तो उसमें से आप दोनों ग्रह की ताकत ले सकते हैं। जैसे कि एक इस ग्रह को 3 स्टेज में अलग अलग एरिया में बांटा गया है, शुभ ग्रह और पापी ग्रह जो होते हैं, उसके बाद है एक क्रूर ग्रह। तो इसमें पापी ग्रह के अंदर शनि, राहु, केतु और शुक्र को रखा गया है। शुभ ग्रह के अंदर रखा गया है चंद्र और मंगल को, और चंद्र और गुरु को। और क्रूर ग्रह के अंदर रखा गया है सूर्य और मंगल को। और एक नपुंसक ग्रह के अंदर भी देखा जाता है बुध को, जो सबसे शक्तिशाली होता है। आज के डेट में जहाँ भी आप जाएं ज्योतिषों के पास या कहीं भी जाएं, तो वो लोग एक परंपरागत ज्योतिष को सीखे रहते हैं, जहाँ पे वो अपना रिसर्चेबल या अपनी खुद की खोज का उपयोग वो वहाँ पे नहीं करते, नहीं लगाते। वो जो लिखा है उसको पढ़ के A to Z वो बता देते हैं। जैसे कि हम लोग जो ज्योतिष देखते हैं उसके अंदर हम लोग उस चीज़ को रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से उस चीज़ को तैयार करते हैं। जैसे कि आज के डेट में कभी भी जाओ तो सूर्य लगन के अंदर देखें तो बता देता है कि ये राजा बनेगा। तो सभी के कुंडली के अंदर अगर 10 लोगों को वहाँ पे सूर्य लगन वाला खड़ा कर दिया जाए, उसमें एक आध आदमी के पास ठीक ठाक पैसा रहेगा, बाकी 9 लोग तो ऐसे ही गरीब रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका सूर्य लगन के अंदर हो तो वो राजा हो, लेकिन उसके बाकी ग्रहों को देखना ज़रूरी है कि उसके पास कितना धन रहेगा कि नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा मुख्य रोल होता है बुध का कुंडली के अंदर, जिसको इंसान बिल्कुल ध्यान नहीं देता, सिर्फ शनि, राहु, केतु के ऊपर अटका रहता है। तो सब जब भी कुंडली दिखाएं, बुध की ऊर्जा को अपने कुंडली के अंदर बिल्कुल देखें कि बुध कहाँ और कौन सी स्थिति में है। उसको देखे बिना आप कभी भी किसी की कुंडली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गुरुदेव जैसे आपने अभी बताया कि बुध सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है, तो बुध ही सब ग्रह को चलाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो अगर सूर्य के साथ मिल जाए तो सूर्य की एनर्जी में बदल जाता है, मंगल के साथ बैठे तो मंगल की एनर्जी में बदल जाता है। वैसे ही अगर बुध है वो शनि के साथ बैठे तो शनि की एनर्जी में बदल जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर हर चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के काम ही बुध करता है। यानी आपके बॉडी के अंदर जितने नस हैं वो क्या करते हैं, हर एक वस्तु को बॉडी से खून के माध्यम से या अन्य माध्यम से पूरे बॉडी के एक एक अंग तक पहुंचाता है बुध। अगर बुध गलत तरीके से वहां तक पहुंचाए तो इंसान है वो गलत सोच के अंदर जाना शुरू कर देता है। अगर वही बुध पॉजिटिव में जाना शुरू करे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अगर वही बुध मंगल को ख़राब तरीके से चलाए, यानी खून को ख़राब तरीके से चलाए, तो उस व्यक्ति को खून से संबंधित बड़ी बड़ी बीमारियाँ और साइटिका, नसों की बीमारी और चिड़चिड़ापन और ब्रेन हेमरेज, लकवा, इन सभी चीज़ों को ये पैदा करना शुरू कर देता है। तो बुध कहना चाहिए जब भी किसी व्यक्ति का या बच्चे का जन्म होता है तो 2 चीज़ों से मेल होकर के ही ये होता है, एक होता है शुक्र, एक होता है बुध। जब भी बुध को एक अंडे के रूप में माना जाता है और जहाँ पे यहाँ ये शुक्र से मेल करता है, तब जाके ये एक इंसान का या किसी जीव का ये रूप धारण करता है।
और उसके ऊपर बृहस्पति यानी कि श्वास। तो एक शरीर के ऊपर सांस का चलना बहुत ज़रूरी है। तो बृहस्पति यानी कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर जब सांस चलता है तो वो इंसान एक पूर्ण रूप से व्यक्ति या जीव के रूप में ये परिवर्तित होता है। तो कहना चाहिए किसी भी जीव की उत्पत्ति बुद्ध से ही हो करके जाती है। और हर चीज़ में देखा जाए, बुद्ध यानी प्रकृति, बुद्ध यानी माता आदि शक्ति, बुद्ध यानी कि जो पेड़ पौधे हम देखते हैं हरा भरा, वो सारा चीज़ ही बुद्ध है। और बुद्ध के अंदर ही जड़ी बूटी, खाना, अनाज, जो आप खेत में देखते हैं अनाज, इन सभी चीज़ों का उत्पत्ति कहाँ से होता है? बुद्ध से ही होता है। अगर बुद्ध ना आए तो किसी भी अनाज का ये जन्म है ये होने नहीं देगा। क्योंकि जब भी आप देखेंगे जो जानवर हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो जन्म है वो बुद्ध से रिलेट करते हुए ही ये जाता है। और इसके जो सांस की गति है वो गुरु से होकर के चलती है। तो सभी ग्रहों का हर जगह एक रोल है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए बिजनेसमैन जो बड़े बड़े ओहदे के अंदर में हैं, उनका मुख्य कारण है बुद्ध का अच्छा होना। और जिनके घर में बुद्ध अच्छा नहीं होता, उनके यहाँ आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक एक दाना खाने के लिए भी वो तरसा देता है, इतना खराब बुद्ध की दशा चलती है। तो जब भी आपके कुंडली के अंदर देखें, बुद्ध का मेन रोल होता है। बुद्ध का बॉडी के अंदर मुख्य कारक है नस और दांत और त्वचा, साथ ही साथ ऑर्गन्स, जितने आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे त्वचा है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ये सभी एरिया को जो कवर करके रखता है वो बुद्ध अपने एरिया में रखता है। यानी कि जिस ग्रह के साथ वो जुड़ जाए, उसकी ऊर्जा को अपने बॉडी के अंदर पूरा एब्जर्व करने नहीं देता। जिस हिसाब से बुद्ध चलाएगा उस हिसाब से वो ग्रह चलेगा। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह लाल किताब के अंदर बुद्ध को बताया गया है। क्योंकि आप जब भी इस बुद्ध की गणना करने जाओ तो ये और भी घातक रूप लेता जाता है और इसके उपायों को कोई ज्योतिष ध्यान नहीं देता। इसीलिए आज के डेट में इतने सारे ज्योतिष के उपाय, एस्ट्रोलॉजर्स होते हुए भी लोग हैं उनके एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो करते हैं, बताते हैं, उनसे विश्वास हटाते जा रहे हैं। उनको विश्वास दिलाने के लिए ज्योतिष को सही तरीके से समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुदेव, तो जैसे आपने बुद्ध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहा, तो क्या सभी को बुद्ध का उपाय करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके कुंडली के अंदर बुद्ध की खराबी हो, अब बुद्ध की खराबी ऐसे जांच सकते हैं, अगर किसी को कुंडली देखने नहीं आता तो आप सबसे पहले देखें कि उसके घर नस की बीमारी किस किस व्यक्ति को है। तो आपको पता चलना शुरू होगा कि जिस व्यक्ति को नस की बीमारी है उस व्यक्ति का बुद्ध खराब है। दूसरा, आपके घर में जितने बहन, बुआ, बेटी, ये तीनों हैं बुद्ध के एरिया में आते हैं, इनके जीवन के अंदर अगर लगातार तकलीफ़ें चल रही हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि बुद्ध की एनर्जी इनके ऑरा मंडल के अंदर भी बहुत ज़्यादा खराबी के ऊपर है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुद्ध खराब हो वो ज़्यादातर अंधविश्वास के अंदर भागना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिनका बुद्ध खराब हो, ज़्यादातर वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, घर के अंदर मंदिरें बनाना, घर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाना, उसके बाद उसमें शंख, ढोलक, तबला, ये सारी चीज़ लाना, तरह तरह के मंत्र जपना, तरह तरह के यज्ञ करना जिसका कोई सार नहीं है। वो बिना वजह इधर उधर का कुछ भी मोबाइल से देख ले, कुछ भी टीवी से देख ले, कहीं से भी वो सुन ले, इधर उधर का कुछ भी चीज़ करने लग जाता है। ये है बुद्ध खराबी के लक्षण। और उसके घर में आए दिन कोई ना कोई समस्याएं चलेंगी। उनके यहाँ बहन, बुआ, बेटी जो भी होंगे वो तकलीफ़ के अंदर आएंगे। बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बॉडी के अंदर बार बार बीमारियाँ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बुद्ध है वो केतु से भी रिलेट करना शुरू कर देता है। इस कंडीशंस में भी ये चीज़ें होती हैं। घर के अंदर जो लोग होते हैं उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता, वो आए दिन लड़ाई झगड़े के अंदर लगे ही रहते हैं। और इनको देखना, बुद्ध जो खराबी वाले होते हैं, इनके अंदर एक चीज़ होता है कि ये लोग अपना दिमाग लगा नहीं पाते। वो लोग
जैसे रहता है उसको वैसा ही चलने देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक बिजनेस है, आप एक का मोबाइल शॉप है, तो वहाँ पे वो सिर्फ मोबाइल का ही काम करता रहेगा। वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों का सामान रख ले या और कुछ चीज़ें नया नया क्या करे कि वो दुकान और स्पीड से चले, ये बिल्कुल वो नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके पास वो नस जो होता है जहाँ पे वो सोचने की गति होती है, बुद्धि होती है, बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्धि को ही ये पूरी तरह ख़राब करके रखा रहता है। इसलिए ये लोग वैसे ही हरकत करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, जिनका बुद्ध खराब हो वो लोग माइंडली डिस्टरबेंस भी हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि कहीं पे ये भूत प्रेत दिख रहा है, कहीं पे बोलते हैं कि अचानक कुछ ये दिख रहा है, और ये लोग पागलपन के हालात तक भी पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति पागलपन के हालात तक भी पहुंच जाते हैं, उनको कुछ समझ आता नहीं, वो कई दिनों तक नहाते नहीं, कई दिनों तक वही बेड पे पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं। इन सब का कारण होता है बुद्ध, मतलब उसकी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। और जब बुद्धि काम का नहीं, तो आपके पास जितना धन हो कोई मतलब नहीं, आपके शरीर में जितनी ताकत हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही इंसान हर काम को करता है। आपने अभी बोला कि जिसका बुद्ध खराब होता है, उसके घर की बहन, बुआ, बेटी को भी समस्या होती है। तो क्या अब सबको तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो क्या हम रिश्ते से भी जान सकते हैं कि हमारा कौन-सा ग्रह खराब है? बिल्कुल, क्योंकि हर एक रिश्ते को हमारे पूर्वजों ने जो बताया था कि आप पिता का सम्मान करें, पिता के आशीर्वाद लें, तो ये हर एक व्यक्ति को समझ पाना मुश्किल था कि आपके ग्रह कितने खराब हैं या कितने अच्छे हैं, या आप उसको कैसे अच्छे कर सकते हैं। तो जो पहले के ऋषि महर्षि थे, उन्होंने उस चीज़ को अलग अलग रूपों में रिश्ते के रूप में बांटा है। उसको कैसे बांटा है, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य को पिता का रूप दिया गया, रिश्ते के अंदर चंद्रमा को माता का रूप दिया गया, और बुद्ध को बहन बुआ बेटी के रिश्ते के अंदर बांटा गया, और साली जो होती हैं उनके एरिया में भी बांटा गया। उसके बाद है मंगल को भाई दोस्त यार के अंदर में बांटा गया, और गुरु को जो आपके टीचर हैं, गुरु हैं, उनके एरिया में बांटा गया, दादा दादी हैं उनके एरिया में बांटा गया। शुक्र को जीवन साथी भाभी हैं, और जो नौकरानियाँ होती हैं उनके अंदर में बांटा गया है। शनि है, ताऊ हैं, चाचा हैं, पड़ोसी हैं, उनके अंदर में बांटा गया। ससुराल पक्ष को राहु के अंदर में, और केतु के अंदर में मामा भांजा जीजा साला जो भी है उनके अंदर में इसको बांटा गया। तो इन सभी ग्रहों के अंदर इन सभी को बांटा गया। अब जिनके साथ जो रिश्ते खराब होते हैं, जैसे कि आपके माँ के साथ उतना बनता नहीं, उनके साथ आए दिन कोई विवाद होता रहता हो, पिता के साथ उसके पुत्र का बनता नहीं, तो आप जान सकते हैं कि पिता के साथ वो बन नहीं रहा, मतलब उसके कुंडली के अंदर सूर्य कहीं ना कहीं खराब होकर के बैठा है। तो आप उसके कुंडली के अंदर बिना कुंडली देखे ही पहले आप जान सकते हैं कि उसके सूर्य की ऊर्जा खराब हो चुकी है। तो अब जब आप कुंडली चेक कराएंगे तो सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको बता सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की खराबी है। और जैसे चंद्रमा खराब हो तो माँ के साथ रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है, या माँ को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें मिलती है जीवन के अंदर। जैसे देखते हैं कि किसी के माँ को लगातार कोई ना कोई बड़ी बीमारियाँ घेर के रखी हैं, उनके कमर हाथ पाँव हड्डी के अंदर दिक्कतें हैं, तो चंद्रमा खराब है उसके कुंडली के अंदर, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो और उसके बाद है कहीं उनकी कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो फिर उसके मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें, आज के डेट में मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो चल रही हैं। केतु के अंदर देखना, केतु अगर ठीक ना हो तो उसके बच्चे नहीं आ रहे हैं, आज के डेट में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही हैं। लोग हैं वो IVF के तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इन ग्रहों के कारण, कि ये ग्रह उस हिसाब से नहीं हैं जैसे होना चाहिए कुंडली के अंदर, और लोग हैं वो अलग अलग समस्या के अंदर फंसे हुए हैं, और कई लोग IVF करा करके भी वो फेल हो रहे हैं। उसका कारण है ये केतु और मंगल की दशा। और जब लोगों को इन चीज़ों से सक्सेस नहीं हो पाते तो उनको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, ताकि वो इन केतु और मंगल के दुष्प्रभाव को रोक करके IVF भी करवाना चाहे वो सक्सेस हो, नहीं तो बिना IVF कराए भी उस केतु और मंगल की दशा को ठीक कर करके वो बच्चे के लिए जो दिक्कतें चल रही हैं उनको वो ठीक कर सकते हैं। गुरुदेव, आप बता रहे थे कि जिसका शनि खराब होता है, उसे काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए।
मांस और नशे से दूर रहना चाहिए। तो क्या जिसका शनि अच्छा है वो ये सब कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब कुंडली के अंदर बुरा फल दे रहा हो शनि तो इन चीज़ों को मना किया जाता है। और जब हो किसी भी चीज़ को हम अधिक रूप में उपयोग करना शुरू करें, जैसे शराब को अधिक रूप में जो उपयोग करना शुरू करें, भले ही उसका शनि अच्छा हो, लेकिन वो शनि उसी समय वो बुरे फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। शनि जब खराब हो तो उस समय जब शनि की वस्तुएं उपयोग करे वो इंसान, तो और भी ज़्यादा खराबी के ऊपर वो आ जाता है, जिससे वो इंसान जितना तकलीफ़ों को वो महसूस कर रहा था उससे और कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ें उसके बॉडी के अंदर, उसके जीवन के अंदर ये आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब अगर शनि शुभ भी बैठा हो तो भी वो बाद में जाके खराब हो सकता है? आप किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो वो चीज़ें आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। गुरुदेव, आजकल सबकी शादियां टूट रही है, किसी की भी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। तो आजकल कभी भी आप किसी ज्योतिष के पास जाओ तो वो मांगलिक हो करके बता देते हैं या मांगलिक दोष आपको ऐसे बता देते हैं। तो क्या ये सब मांगलिक होने के कारण ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए या पहले देखा जाए, कुंडली के अंदर 80% लोग आपको मांगलिक मिलेंगे, लेकिन मांगलिक कौन सा वाला मांगलिक ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो कुंडली के अंदर मंगल जो होता है वो बद्ध हो, केतु और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जो उसको बद्ध कर चुके होते हैं। तो उस दशा में आपके कुंडली के अंदर अगर मंगल बद्ध आता है तो वो मंगलबद्ध वाला मांगलिक आपके लिए वो दुष्प्रभाव देगा। लेकिन अगर आज के डेट में जो शादी टूट रहे हैं उसका मुख्य रीज़न है शुक्र की खराबी, क्योंकि बॉडी के अंदर शुक्र की एनर्जी वो नहीं रह गई है। बॉडी के अंदर शुक्र का एनर्जी वो इंसान है वो अपने अंदर जनरेट करना नहीं चाह रहा, या शुक्र की वस्तुओं को उपयोग नहीं करता आज के डेट में ज़्यादातर, क्योंकि शुक्र कहाँ है, वो खुशबू वाले चीज़ों के अंदर है, साफ़ सफाई के अंदर में है। और इन चीज़ों से इंसान है वो कहीं ना कहीं अभी दूर होता जा रहा है। उसके साथ साथ है इंसान मांगलिक है बोल देने से शुक्र ग्रह को बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि शुक्र ग्रह है वो जीवन साथी का कारक, मैरिड लाइफ का कारक माना गया है। और जब शुक्र खराबी के ऊपर हो तभी जा कर के उसके गृहस्थ जीवन के अंदर तकलीफ़ें आती हैं। जैसे कुंडली के अंदर शुक्र राहु दिख जाए, या शुक्र केतु दिख जाए, चंद्र शुक्र दिख जाए, या कुंडली के अंदर शुक्र मंगल दिख जाए, उसके ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ रहा हो तो आप देखिए उसके मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चलती हैं, भले ही वो व्यक्ति मांगलिक हो या नॉन मांगलिक हो। तो कुंडली के अंदर सबसे मेजर कारण होता है शुक्र की खराबी, जिसके कारण आज के डेट में मैरिड लाइफ है वो ख़राब होते जा रहे हैं। और आपको अगर मांगलिक के नाम से डराया जाए तो मांगलिक के नाम से डरे नहीं, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको अच्छे से बताएगा कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है और हो क्या रहा है, और ये हो क्यों रहा है, उन चीज़ों को वो अच्छे से समझाएगा। आप मांगलिक हैं इस चीज़ को सोच के सुन के ये घबराइए मत, क्योंकि आज के डेट में मांगलिक होना कोई दोष नहीं। जो व्यक्ति मांगलिक हैं उनको बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, क्योंकि मांगलिक जो होते हैं उनके मंगल यानी खून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो एक राजयोग है, न कि एक दोष है। तो आप किसी को भी मांगलिक हैं ऐसा बोल देने से कई के गृहस्थ जीवन सुनने के साथ ही तोड़ देते हैं कई लोग, क्योंकि वो मांगलिक है मैं नॉन मांगलिक हूँ मुझे कुछ ना हो जाए, ऐसे सोच करके कई लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। तो इसका कोई दुष्प्रभाव होता नहीं है इस जगह में। मंगल का असर तब होगा जब आप मंगलबद्ध वाले मांगलिक हैं, और नहीं तो गृहस्थ जीवन के अंदर अगर आपको सारी चीज़ें देखना है तो आप सबसे पहले शुक्र की दशा देखें, शुक्र की स्थिति देखें कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कौन सी स्थिति में है, आपके 7वें घर के अंदर यानी शुक्र के घर में कौन से ऐसे ग्रह बैठे हैं जो उस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं। तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कतें जो चल रही हैं वो कौन से ग्रह के कारण और कितनी समय से कितनी असर इसका पड़ा है आपके मैरिड लाइफ के अंदर, ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। तो क्या मंगल दोष और मांगलिक होना हमारे जीवन में कोई असर नहीं आता? इसका असर हमारे ज़िंदगी के अंदर, बॉडी के अंदर भी पड़ता है। मैं अभी बोला कि मांगलिक होने से आपके जीवन के अंदर, आपके खुद के जीवन के अंदर या दूसरे के जीवन के अंदर ये कोई दुष्प्रभाव नहीं देता जब तक आपकी कुंडली के अंदर मंगल बद्ध ना हो।
मंगल बद्ध कैसे होता है उसको आपको जानना है कि शुक्र 9वें घर के अंदर हो और वो इंसान का मंगल 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर हो तो वो मांगलिक मंगल बद्ध वाला होता है। उसके बाद होता है कि अगर केतु या बुध लगन के अंदर हो, केतु या बुध तीसरे के अंदर हो, केतु या बुध 8वें के अंदर हो और उसी समय मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 के अंदर बैठा हो तो ये मंगल बद्ध वाला मांगलिक कहलाता है। तो इस कंडीशन में ये मांगलिक अपना दुष्प्रभाव देगा। लेकिन आपके कुंडली के अंदर अगर ऐसे ग्रह नहीं बैठे हैं तो आप डरिए मत, आपके ज़िंदगी के अंदर मांगलिक दोष का कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। उसके राजयोग के फल आपको मिलेंगे, क्योंकि मंगल अगर अच्छा हो तो वो आपके बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो उस चीज़ से डरे नहीं। और किसी भी जगह में आप जाते हैं तो मंगल के नाम से भी डराया जाए तो डरे नहीं, उस चीज़ को सही से एस्ट्रोलॉजर के पास उसको चेक कराइए। कहीं पे आपको दिक्कतें आती हैं तो हमारी संस्था, हमारे जो ग्रुप हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, वो आपको गाइडलाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जिसको मैं खुद यहाँ पे ट्रेनिंग कर दे रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकें उस जगह में जहाँ पे अंधविश्वास कहें या गलत फहमियाँ जो फैली हुई है, जिसमें आधा अधूरा ज्ञान है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग इस संस्था के अंदर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का निर्माण कर रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। वो आपको बहुत अच्छे से कुंडली देख करके समझा सकते हैं। जैसे कि आजकल मंगल दोष के बारे में डरा रहे हैं, वैसे ही पितृ दोष के बारे में भी बहुत डराया जाता है। तो क्या ये भी बड़ा दोष है या ये भी हमारे जीवन में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है? पितृदोष बिल्कुल कुंडली के अंदर होता है। पितृदोष को जानने के लिए ये एक बहुत गहरा विषय है कि आपके कुंडली के अंदर अलग अलग घरों को, अलग अलग ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। और पितृदोष होता है वो एक प्रकार का नहीं होता, पितृदोष 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार में होता है, पहला सूर्य करीन, चंद्र करीन, मंगल करीन, राहु करीन और गुरु करीन, शुक्र करीन, केतु करीन, शनि करीन। ये सभी ग्रहों का अलग अलग ऋण होता है। अब वो लगता कैसे है उसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। उसमें अगर कुंडली के अंदर आपके राहु 12वें के अंदर दिखे तो ये आपके राहु का ऋण का कारक बनता है। तो ये राहु के ऋण का कारक 12वें घर के अंदर बैठा ग्रह बना रहा है। तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि आपके कुंडली के अंदर उसका दुष्प्रभाव आ रहा है? तो वो आपके जीवन के अंदर आप अन्य ग्रहों के उपाय तो करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप पितृ ऋण के उपाय नहीं कर लेते, आपके जीवन के अंदर अचानक दुर्घटनाएं होना, अचानक घर के अंदर बार बार इलेक्ट्रिक सामान का ख़राब होना, आपके हाथों में जो भी इलेक्ट्रिक सामान आए उन चीज़ों का अचानक ख़राब हो जाना, तो ये सारी घटनाएं राहु के 12वें के कारण, उस घर में कोर्ट कचहरी चलना, उसके यहाँ ज़मीनी विवाद चलना, ये सारी चीज़ें होती हैं राहु 12 के कारण। वो घर लगातार किसी न किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहना और हॉस्पिटल के चक्कर तो लगातार वो काटता है ऐसा इंसान। तो वो किसी के कारण भी काटे, चाहे अपने लिए काटे या अपने परिवार के लिए, तो ये राहु का ऋण कहलाता है। तो इस कंडीशन में आप राहु के ऋण के उपाय करिए, क्योंकि पितृ ऋण है ये तो बोल देते हैं, लेकिन वो ऋण लगता कैसे है और उनके उपाय कौन से हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है केतु के ऋण। केतु के ऋण जब लगे हो तो इंसान को बच्चा ना आना, ये दिक्कतें आज के डेट में हैं। बाल का बहुत ज़्यादा झड़ना, जिसमें आप देखना कि उम्र ना हुआ हो उसके पूरे बाल ही गायब हो जाते हैं सिर से, ये सारी चीज़ें केतु के कारण होता है। गुरु ग्रह का जब हो तो ऐसा व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाता है। देखना किसी के यहाँ बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, माता पिता की इज्जत नहीं करते, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें किनके कारण हैं? गुरु के ऋण के कारण हैं। और शुक्र के ऋण के कारण उनको जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। रात दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच होता है। उनका संबंध अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कोई भी रिश्तेदारों के बीच में, नौकरानी है या कोई भी के एरिया में बनना शुरू होता है। ये सारी चीज़ें रीज़न होता है शुक्र के ऋण का। और वहाँ पे होता है बुध का ऋण। जिस घर में बहन बुआ बेटियाँ तकलीफ़ पाएँ और नस की बीमारियाँ बहुत चल रही हों, तो ऐसे जगहों में बुध का ऋण लगा रहता है। तो बुध के ऋण के कारण
उस घर में कोई ना कोई तकलीफ़ें बनी रहती हैं। अब जिनके यहाँ मंगल का ऋण हो, उनके यहाँ कोई भी उनके भाई का सुख मिलता नहीं, खून की बीमारियाँ आए दिन बनी रहती हैं उनके घर के अंदर। ये सारी चीज़ें मंगल के ऋण के अंदर आपको दिखाई देंगे। और जिनके यहाँ चंद्रमा का ऋण हो, मन की शांति नहीं, रुपया पैसा नहीं, नगद रुपया पैसे के लिए, एक एक रुपये के लिए वो घर तरस जाता है। और उस घर में चंद्रमा का ऋण जहाँ लगा हो वहाँ माँ का सुख मिलता नहीं। ये सारी चीज़ें होती रहती है। जिनके यहाँ सूर्य का ऋण हो, उनके यहाँ सरकारी कामकाज, सरकारी नौकरी के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। तो पैतृक संपत्तियां हैं वो बिकना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत सारी अलग अलग घटनाओं का कारक ये पितृ ऋण होते हैं और अलग अलग होते हैं। जिसको इंसान बोल देता है कि आपको पितृ ऋण है, लेकिन कौन सा है उसको खुद पता नहीं, बस वो बोल देते हैं कि ये पितृ ऋण है। और जब पितृ ऋण जानना हो तो कुंडली के अंदर आपके ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको पितृ ऋण लगा करके बैठे हैं। अब ये लगते क्यों हैं, उसके कारण भी आपको ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, जिससे आप उसके लगने के कारण को जान ले तो वो गलतियां ना करें। और उसके बाद उसके उपाय करके, क्योंकि पितृ ऋण का उपाय जीवन में एक बार होता है, उसके बाद वो पितृ ऋण हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसको समाप्त करके फिर दोबारा वो गलतियां ना करें जिसके कारण वो पितृ ऋण लगा हो। गुरुदेव, आपने कुछ युतियाँ बताई थी जिससे बीमारी होती है। तो कुंडली में पैदा होते ही बच्चे के कुंडली में वो रहता ही है युति। तो लेकिन असर बाद में आता है। तो उसका कोई समय होता है या कुछ ऐसी दशा होती होगी जिसमें वो बीमारी शुरू हो? हाँ बिल्कुल, कुंडली के अंदर 4 एक स्टेप होते हैं जिसको बोला जाता है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। जब कुंडली के अंदर कोई दोष लगा हो, जैसे कि एक कुंडली के अंदर लगा है कि उसके कुंडली में चंद्र राहु हो, उस व्यक्ति को निमोनिया की समस्या होगी, सांस की समस्या होगी। तो उस व्यक्ति को ये समस्या आएगा, लेकिन आएगा कब, इस चीज़ को जानना है तो आप कुंडली के अंदर जा कर के देखिए कि राहु की दशा कब आने वाली है, या फिर गुरु की महादशा कब आने वाली है, या देखिए कि चंद्र की महादशा कब आने वाली है। क्योंकि कुंडली के अंदर जो भी ग्रह पहले आएंगे वो अपने महादशा के अंदर वो असर दिखाएंगे ही। क्योंकि चंद्र राहु जो होता है वो खराब गुरु का निर्माण करता है, इसलिए चंद्र राहु के कारण निमोनिया की बीमारी सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो निमोनिया की बीमारी यानी कि चंद्रमा जो होता है वो पानी का कारक है, और पानी है वो किसके ऊपर खराब होता है, बॉडी के अंदर खराब होकर के सीने के अंदर, और सीना बृहस्पति का एरिया है, वहाँ पे जब बैठ करके वो ख़राब करता है तो उस इंसान को फेफड़े के अंदर समस्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और वो निमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम जान सकते हैं कि ये समय कौन सा है जब वो आने वाला है कि हमको निमोनिया की बीमारी हो। तो उस बीमारी को जानने के लिए हमें चंद्र की दशा, राहु की दशा या गुरु की दशा देखना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, सारे ग्रह हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कैसे असर दिखाते हैं? सभी ग्रह हैं वो सोच के माध्यम से वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान को ज़्यादातर देखना कोई समोसा खा रहा मिलता है जगह जगह, कोई और कुछ फास्ट फूड के अंदर खाना शुरू कर देता है। तो उस व्यक्ति के कुंडली के अंदर कहीं पे गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब होकर बैठा हो या राहु बहुत ज़्यादा ख़राब होकर बैठा हो, तो इस कंडीशन में उसके सोच के ऊपर वो ग्रह असर डालते हैं कि उसे ये समोसा खाना चाहिए, ये फास्ट फूड खाना चाहिए। तो इंसान क्या करता जाता है कि उन चीज़ों को खाता जाता है जो उसके शरीर के लिए दुष्प्रभाव देंगे। और ग्रह कैसे असर डालते हैं, उसके सिर के ऊपर वो असर डालते हैं, उसके सोच के ऊपर असर डालते हैं कि वो ये चीज़ खाए, उसके मन को डाइवर्ट करते हैं, दिमाग को डाइवर्ट करते हैं कि वो जगह में जाए, उस चीज़ों को खाए। तो उन चीज़ों को खाने के बाद जो जो बीमारियाँ उसके बॉडी के अंदर फैलती हैं वो उसी ग्रह से रिलेट करते हैं जो जिस ग्रह ने उसके दिमाग के ऊपर असर डाला हो। तो देखना, जिसका शनि बहुत ज़्यादा ख़राब हो ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है, और शराब पीता है वैसे वैसे उसके घर के यहाँ धन पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो जाता है। धन नष्ट होता है, उसके साथ साथ उसका शरीर भी नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो जगह जगह देखना आप लोग, जो वो लिखा रहता है ये तंबाकू या कुछ चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। तो शनि ही एक मुख्य ऐसा ग्रह है
जो मंगल के साथ मिल करके कैंसर को जनरेट करता है। तो जब शनि खराब ना हो तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, और इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा लीवर के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर 2030 के जाते तक, यानी आज से 5 साल बाद सबसे ज़्यादा लीवर की बीमारियां इस धरती के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इस भारत देश के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुरुदेव, पहले के टाइम में तो इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, नई बीमारियां आती जा रही है और आजकल सभी को बीमारी होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ग्रह और खराब होते जा रहे हैं सबके, या कुंडली में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिससे इतनी बीमारियां बढ़ रही है? इसका मुख्य कारण है हमारा सोच। जो हम नेगेटिव वे में जाते हैं, उन चीज़ों को हम करते जाते हैं कि नेगेटिव चीज़ें सोच, किसी के प्रति इज्जत का भाव ना रखना, हर एक प्रति के जलन भाव रखना, एक आदमी बढ़ता दिखे तो उसके लिए भी जलन भाव रखना, ये सारी चीज़ें हमको खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम जैसा करवाता है। आज के डेट में कोई बच्चे माता पिता के साथ रहते नहीं। आज के डेट में आदमी को हर चीज़ में फास्ट चाहिए। घर का खाना खाना पसंद नहीं करते, बाहर में जितना फास्ट फूड है वो खाना शुरू कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें ही हमारे बीमारी का कारक बन रहा है, और इसको ठीक करने के लिए हमें ग्रहों के उपाय के साथ साथ योग को और न्यूट्रिशन को, बॉडी के अंदर जो चाहिए मिनरल्स को, उनको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने के अंदर वो चीज़ें नहीं रह गई जो होना चाहिए, इसलिए ये बीमारियां और तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे मैं अभी बोल के हटा कि एक घी खाने से शुक्र की एनर्जी बढ़ती है। तो आज के डेट में कोई घी खा ही नहीं रहा सही से, और मिलता भी घी ऐसा है जिसमें मिलावट हो, और कोई गाय रखना चाह नहीं रहा जिससे शुक्र की एनर्जी आए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। तो इन सभी के कारण ही ये बीमारियां ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। और देखना, मोबाइल का ज़माना है, इसमें जितने रेडिएशंस हैं वो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो जो हम जो कर रहे हैं कर्म के अंदर, वही हमारे बीमारी का कारण है, और कर्म ही उन ग्रहों का चाल और निर्धारण करती है, और उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पहले से लिखा है, ये हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उसको बदलने की चाबी भगवान ने हमारे हाथों में दिया है। तो जब भी ग्रहों के चाल को बदलना है, तो न ही कोई इंसान उस चीज़ को बदलेगा, न भगवान बदलेगा तो आपका कर्म। तो आप अपने कर्म के अनुसार बाकी ग्रहों के स्थिति को चेंज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, आपने बताया कि ग्रह हमारी सोच में असर दिखाते हैं। तो जो ग्रह हमारी सोच में असर दिखा रहे हैं, तो आजकल सब एक दूसरे के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। कभी ये नहीं चाहते कि दूसरे का कुछ अच्छा हो। तो ऐसा कोई उपाय है जो हमारे सोच को बदल सके, या दूसरे के प्रति हमें जलन भाव ना हो, या ये सब भाव को खत्म कर दे? इसके लिए आपको केतु को शुभ रखना बहुत ज़रूरी है, और आपके कुंडली के अंदर गुरु को शुभ रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाता है कि गुरु हर इंसान बनाता है, लेकिन उसके गुरु जो होते हैं उनको वो गाइडलाइन नहीं कर पाते ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं हमें सही गुरु का निर्धारण करना चाहिए, जो हमको समय समय पर उन चीज़ों को बताए कि हमें क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो वहाँ पे वो गुरु का निर्धारण और सही चुनाव आपको उन नकारात्मक सोच से बचा सकता है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपको जलन भाव या द्वेष ईर्ष्या से आपके ये ग्रह खराब होंगे, आपके साथ ये दुष्प्रभाव इनके पड़ेंगे। तो आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए, दूसरे के काम या उनके ऊपर जलन भाव ना रखें। ये सारी चीज़ें आपको आपका गुरु समझा सकता है। और इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप एक ना ही अपने वंशानुगत किसी को गुरु बनाने के लिए सोचें, ना ही किसी एक कथावाचक को बनाने के लिए सोचें। जब भी आपको सोचना है तो एक सही उस जगह में एक साधक हो जो आपको उस चीज़ों को सही गाइडलाइन कर सके, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर हो जिसको आप अच्छे से जानते हो, और वो एक सही दिशा में आपको प्रेडिक्ट करके आपके लाइन को सही कर सके। इस चीज़ के लिए आप उस जगह में
काम करना शुरू करें, उस चीज़ के लिए उपाय करना शुरू करें, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा होता है केतु। केतु को ठीक करने के लिए आपके जो सोच में ये नेगेटिविटी आती है, उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ा ही सही 5 से 10 मिनट का समय जो है, वो कुत्ते को कुछ न कुछ खिला करके उसके 10 मिनट उसके इर्द-गिर्द टाइम बिताइए। देखना सबसे ज़्यादा वफ़ादारी और अच्छा गुण कहना चाहिए वो कुत्ते के अंदर होता है। कभी भी आप कोई भी जानवर के अंदर देखना, आप कुत्ता को 1 बार, 2 बार या 3 बार रोटी भी खिला दें, तो आपको वो 3 साल नहीं भूलेगा। तो ये जो अच्छा गुण है वफ़ादारी का और पॉज़िटिव सोच का, वो केतु से जनरेट होता है। और जब आप कुत्ते के इर्द-गिर्द रहते हैं और उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो देखना कि आपका सोच भी पॉज़िटिव में जाना शुरू हो जाता है और वो ग्रह भी शुभ हो जाते हैं आपकी कुंडली के अंदर, जो नेगेटिव भाव आपके अंदर पैदा कर रहे हैं। जिनको भी कोई समस्या हो रही हो, फाइनेंशियली समस्या हो, हेल्थ से समस्या हो, मैरिज से समस्या हो या कोई भी इश्यू हो, वो यहाँ पे राजिम ऑफिस वैष्णवी ज्योति संस्था में आकर मिल सकते हैं गुरुजी से और अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ आके मिलना चाहे तो नीचे लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।